आज हम इयत्ता 10वीं के हिंदी किताब में दूसरी इकाई में जो दूसरा पाठ है पूरक पठन, दो लघु कथाएँ, उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो दो लघु कथाएँ हैं, ये दो लघु कथाएँ नरेंद्र छाबड़ा जी ने लिखी है। नरेंद्र छाबड़ा जी कहानीकार है। उन्होंने कहानियाँ लघु कथाएँ लिखी है। मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ उनकी प्रसिद्ध है। इन लघु कथाओं के माध्यम से आदमी के मनोवृत्ति पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इस दो लघु कथाएँ में पहली कथा है कंगाल। इसमें आदमी की मनोवृत्ति कैसी होती है इसके बारे में उन्होंने बताया है। और दूसरी लघु कथा में बुरी आदतें, भ्रष्टाचार, इनके बारे में बताया है। भ्रष्टाचार एक भयंकर राक्षस है और उसने हमारा देश खोखला करके रखा है। तो इस राक्षस को हटाना है, नष्ट करना है, तो हर एक आदमी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो ख़त्म हो सकता है। अंत में ये भी बताया है सत्य, हमेशा सत्य की जीत होती है। हमें सत्य के राह चलना है, ये लेखक जी ने बताया है। दोस्तों, पहली कथा में लेखक जी ने ये बताया है, गर्मी के दिन है, वातावरण लिजलिजा है, घुटन भरा है, तो लेखक जी ने राहत पाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में घूमने के लिए जाना सोचा है। और जब वो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तब वहाँ उनको कुछ अनुभव आते हैं। ये अनुभव उन्होंने बताया है और इस अनुभव के साथ साथ वो हमें कुछ सीख देना चाहते हैं। तो इस पहली कथा में वर्तमान समय में मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी हो गई है इसे दर्शाया है। जब हम बड़ी दुकानों, मॉल या होटलों में जाते हैं तो किसी भी चीज़ का मोल भाव नहीं करते। जिस पर जितना मूल्य लिखा होता है उतना देकर चले जाते हैं। कीमत के बारे में, मोल के बारे में कोई कुछ पूछता नहीं। इसके विपरीत जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों, छोटे दुकानदार, हथकड़ी के ऊपर तरकारी वगैरह बेचने वाले जो लोग होते हैं उनके पास से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम मोल भाव करते हैं। पहले से ही उनकी चीज़ें ताज़ी होती है, अच्छी होती है, उनका दाम भी कम होता है, फिर भी दाम के बारे में उनसे हम बहस करते हैं। जबकि वे बेचारे दिन भर धूप, बरसात, ठंड में घूम घूम कर अपना सामान बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं। लेखक का ये कहना है कि बड़े मॉल वाले, दुकान वाले तो पहले से ही कमा के बैठते हैं और ज़्यादा कमाते हैं, उनसे तो हम पैसे निकाल कर देते हैं। ये जो गरीब लोग होते हैं अपना पेट बड़ी मेहनत से पालते हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो हम उलट उनसे ही बहस करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें अपनी इस सोच को बदलना पड़ेगा।
हमें गरीबों को भी उनकी वस्तुओं का दाम देते समय मोलभाव की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। ये बताते हैं। इसके साथ साथ लेखक जी ने पर्यटन का महत्व बताया है। हर दिन के वातावरण में, दैनिक जीवन में, रोज के क्रियाकलापों से जब मनुष्य थक जाता है, चिंताओं से घिरा रहता है, तब उसमें पुनः ताजगी और स्फूर्ति भरने का एकमात्र साधन है पर्यटन। ये पर्यटन का महत्व बताया है यहाँ लेखक जी ने। पर्यटन मतलब आनंद प्राप्ति के लिए दूसरी जगह घूमने जाना, अपनी मनचाही जगह पर पहुंचकर वहाँ कुछ समय बिताना, चिंता मुक्त हो जाना। और पर्यटन से आदमी चिंता मुक्त हो जाता है और आनंदमय जीवन जीता है। इसके अतिरिक्त भी पर्यटन के बहुत सारे फायदे हैं। पर्यटन से मनुष्य को नई नई जगहों की जानकारी मिलती है, दूसरी जगह के लोगों के खान पान, रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है। पर्यटन की मौज मस्ती जीवन में फिर से ताजगी ले आती है। ऐसे बहुत सारे फायदे इस पर्यटन से हमें होते हैं और हमारे देश के अर्थव्यवस्था में भी उनका हाथभार लग जाता है। ऐसे इस कहानी के माध्यम से लेखक जी ने बताया है। और दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग करते हुए बताया है कि आज भ्रष्टाचार का राक्षस हमारे जीवन की नींव में बैठ गया है, जिसके कारण योग्य व्यक्ति उत्तम अवसर पाने से वंचित रह जाते हैं और अयोग्य लोग मजे करते हैं। ये कहते हुए एक नौजवान नौकरी के लिए बहुत सारी जगह साक्षात्कार दे चुका था, फिर भी भ्रष्टाचार के कारण उनको नौकरी नहीं मिलती। परंतु वो अपना प्रयत्न करने से हटता नहीं, कोशिश चालू ही रखता है। एक दिन उनको साक्षात्कार देने के लिए जाना पड़ता है। उनके पास तो उनकी सर्टिफिकेट की फाइल भी नहीं रहती उस दिन, परंतु कैसा भी करके वो वहाँ साक्षात्कार के लिए जाता है। साक्षात्कार के समय जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी उनको कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर देता है और उनको भ्रष्टाचार के बारे में पूछते हैं। तो भ्रष्टाचार के बारे में जब इस नौजवान के विचार वो सुनते हैं, तभी ये जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। ये जो नौजवान है, ये नौजवान ये कहते हैं कि जब अयोग्य लोग कुर्सी पर बैठकर उसकी मज़ा लेते हैं, इससे सामान्य लोगों को जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। रिश्वत देकर कुर्सी पर बैठते हैं तो और भी भ्रष्टाचार बढ़ता है।
आज हर जगह भ्रष्ट अधिकारियों के वास्ते भ्रष्टाचार फैल गया है और पूरे देश में हर एक क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार फैल जाने के कारण आज जो सामान्य लोग हैं, इन सामान्य लोगों का जीवन बहुत कठिन हुआ है। तो इसी तरह वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की जड़ें जीवन के हर क्षेत्र में गहरी हो गई है। दैनिक जीवन से लेकर ईश्वर दर्शन तक सब जगह ये एक संक्रामक रोग की तरह फैल गया है। दूध में पानी मिलाना, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना, वस्तु का वजन कम तौलना, ऐसे हर एक जगह हमें देखने लिए मिलता है। सरकारी कार्यालयों में छोटे पद से लेकर उच्च पदाधिकारी तक भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। हर इंसान अपना काम शॉर्टकट में करवाना चाहता है, इसलिए भ्रष्टाचार का कलंक बढ़ता ही जा रहा है। एक कहावत है कि जिस प्रकार मशीन में बड़े पहिए के साथ उसी दिशा में छोटे पहियों को घूमना ही पड़ता है, उसी प्रकार समाज के कुछ अच्छे लोगों को उसी दिशा में भेजने को मजबूर किया जाता है और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वास्तव में भ्रष्टाचार एक कलंक है जो राक्षस की तरह मुंह फैलाए सभी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो समाज में ईमानदार और योग्य मनुष्यों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अब भ्रष्टाचार जैसे राक्षस को मिटाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जब हर एक मनुष्य के दिल में भ्रष्टाचार की विरोधी भावना निर्माण हो जाएगी, तभी ये भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। अंत में लेखक जी ने सत्य सबसे बड़ा होता है ये बताया है। लेखक जी ये कहते हैं कि हमें हर एक को सत्य के राह पे चलना है, सत्य का आधार देना है, क्योंकि आज हम अगर देखते हैं तो जो लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, उनका ही चलता है। न्यायिक प्रक्रिया भी आज खोखली हो गई है। न्यायिक प्रणाली पर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। इसलिए लेखक जी कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया गति में विस्तार करके लोगों का विश्वास वापस लाना होगा। और एक दूसरा उपाय ये है कि काउंसलिंग के माध्यम से समाज के लोगों में नैतिकता का विकास करना होगा, तभी देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है और हमारा देश आगे जा सकता है। देश को विकसित करना है तो हमें देश विकसित करने की एक शपथ लेनी चाहिए। देश
विकसित करने का निश्चय करना चाहिए। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि देश विकास दर को है बढ़ाना, भ्रष्टाचार को जड़ से है मिटाना। ध्यान में रखिए दोस्तों। धन्यवाद।